मैं मनोरमा जी आपसे एक जल्दी से पूछ लूं कि राहुल गांधी का एक चीज है कि पिछले 4-6 साल, हालांकि राहुल गांधी इस बात को शुरू से उठाते रहे हैं, उन्होंने जिस बात को उठाया है भारत के लिए सामने, बिल्कुल वो बात जैसे उनको वो आगे का देख सकते हैं। जमीन अधिग्रहण की बात उठाई थी, नोटबंदी की बात उठाई थी, कोविड की बात उठाई थी, और 2024 से तो जब से वो भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है देश का एजेंडा अब राहुल गांधी सेट करते हैं, बीजेपी रिएक्ट करती है। जब पिछला इलेक्शन 2024 का हुआ था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ये सब करने के बाद भी मोदी जी और बीजेपी उत्तर प्रदेश में कम से कम मुंह की खाई थी, और अयोध्या भी वो हार गए थे। और इसमें एक बड़ी बात ये थी कि राहुल गांधी ने जो संविधान खतरे में है, लोगों तक ये बात पहुंचा दी थी कि तुम्हारा संविधान खतरे में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मामला है वो मनरेगा है। राहुल गांधी जाति जाति जनगणना के ऊपर बहुत एम्फेसिस किए थे, और अब वो मनरेगा की भी बात कर रहे हैं, जो अब जी राम जी हो गया है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा है जो जिसका भी गांव से थोड़ा भी संपर्क है, गांव के एक बड़े वर्ग के लिए ये बहुत राहत की बात थी कि उसको मनरेगा के थ्रू कुछ मजदूरी मिल जाती थी। वो अब करीब करीब धीरे धीरे उसको इट वाज डाइड स्लो डेथ जिसको कह रहे हैं, 40% कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट दो, ऊपर से तय होके आएगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया है मनरेगा। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी कि राहुल गांधी अब ये 5 स्टेट इलेक्शन में राहुल गांधी एजेंडा सेट करने जा रहे हैं कि सरकार को क्या बताना होगा। हालांकि इसमें वैसे बीजेपी तो सिर्फ आके गेम खराब करने के चक्कर में रहेगी, लेकिन नफरत फैलाने के चक्कर में रहेगी। लेकिन राहुल गांधी का रोल इन 5 इलेक्शंस में क्या होगा, मनोरमा जी? जी सर, मुझे लगता है कि पांचों राज्य के का जो मुद्दा है वो अलग अलग है। मनरेगा ओवरऑल पूरे भारत के लिए है, और उसके बदलने से जिस तबके पे असर हुआ है, और हम लगातार तमाम उस तरह की रिपोर्ट वीडियो देख रहे हैं जिसमें जो प्रभावित जनता है उनका, बंगाल में भी खास तौर पर काम पे जिस तरह से असर आया, महिलाओं की आय सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं उसके साथ में। तो ये एक पैन इंडिया हर एक राज्य से, और उसमें खास तौर पर जो विपक्षी पार्टी के द्वारा शासित प्रदेश है वहां तो और भी इसका ज्यादा असर, क्योंकि अब तो जो नया कानून है उसमें जो बीजेपी शासित प्रदेश है उसमें रिसोर्सेस के बंटवारे तक में जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गई है जो इसके ओरिजिनल रूप में है। तो ये एक है, और ये मुद्दा लंबे समय तक चलेगा, 2029 तक चलेगा, रोल बैक नहीं होता है। और बाकी लोग इसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस आर्थिक असमानता और इन सब को लेकर के अब ईयू से समझौता कर लीजिए, कहीं कुछ कर लीजिए, लेकिन बात यह है कि आपकी बेरोजगारी दर कितनी ज्यादा है, आपके आर्थिक असमानता कितनी ज्यादा, जिसपे गीता गोपीनाथ ने भी कहा है, रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, लोगों के निजी स्तर पर काम वो नहीं कर पा रहे। कुछ 1% है, तो आपका 1% भारत की 40% संपत्ति जो है वो होल्ड करती है, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है। 10% लोगों के पास पूरे भारत का जो है 50% से ऊपर का संपत्ति वो होल्ड करते हैं। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोगों के पास कुछ नहीं है। तो आप ईयू से कर ले, चाहे किसी से भी कर ले, जो आपका अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो, उसको होने के लिए डोमेस्टिक अर्निंग भी तो चाहिए ना, लोगों का पर कैपिटा इनकम भी तो चाहिए। आप कहाँ से डोमेस्टिक कंजम्पशन कर पाएंगे जब डोमेस्टिक अर्निंग नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो 10% लोग तो कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं, 1% लोग तो दुनिया का कोई भी चीज खरीद सकते हैं, एक नया देश ही खरीद सकते हैं वो। तो उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए। तो ये एक है, ये लंबा मुद्दा है, और अच्छी बात है कि इसको लेकर के जो है वो मेरे ख्याल से रोल बैक जब तक नहीं होता है, या तो एक लंबा संघर्ष है ये सरकार के साथ। और जिस एक तरह से जिस क्या बोलते हैं उसको, जितने उस तरीके से मोदी सरकार ने इस पर जो चर्चा को है उसको लेकर के जो वो किया है कि अब ये कानून बन चुका है और उस पर चर्चा को ठुकराया है, वो भी एक सरकार के एरोगेंस और उसको दिखाता है कि वो कमर कस करके तैयार है। इस एरोगेंस जो है, जिस इतने ऐसे मुद्दे जो कि एकदम जो समाज के सबसे निम्नतम लोगों से जोड़ता हो, उनके सुख दुख, उनके अर्निंग, उनके उससे जोड़ता हो, उसको लेकर के इस तरह का इग्नोरेंस, तो ये एक अलग तरह का जो है असंवेदनशीलता, इससे बड़ी क्या हो सकती है। तो ये है। लेकिन जब स्टेट की बात हम करते हैं इलेक्शन को लेकर, चाहे अब जैसे बंगाल में जिस तरह से
मतलब पहले ही दिन से बोला उन्होंने बिहार इलेक्शन के बाद ही कि यहाँ पे महा जंगल राज है और इस जंगल राज को खत्म करना है। फिर कम्युनल जो है वो उभारे गए और एसआईआर है। एसआईआर और जगह पर भी हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी इसको लगातार जो है फोकस में रख रही हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर को लेकर सबसे बड़ा अगर प्रतिरोध कहीं हम तगड़ा प्रतिरोध देख सकते हैं तो ममता बनर्जी का है। अब तो वो आएंगे, दिल्ली में भी उनका है, धरना देंगी चुनाव आयोग के सामने। और हर एक जो नाम जिसमें इन डिस्क्रिपेंसी हुई है तो उसका वो लिस्ट वो लोग उसको खुद तृणमूल कांग्रेस या उनके द्वारा उसको पेश किया जा रहा है। यानी एक एक ब्लॉक एक एक जगह को एड्रेस कर रहे हैं, तो इतना विजिलेंट है वो। तो कम से कम ये जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि एसआईआर प्रक्रिया को अमर्त्य सेन ने भी वो टिप्पणी की है, तो उसको लेकर के सरकार जो प्रक्रिया चला रही हो रोकेगी, या जो चीजें जो उनका एजेंडा है या जो उनका कार्य करने का तरीका वो प्रभावित होगा या नहीं, ये तो नहीं जानते हम। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी हो, लेकिन ये ममता बनर्जी को एक सिंपैथी जरूर दिलाएगा या उनके इस मुद्दे को धारदार बनाए जरूर रखेगा चुनाव के समय में, ये है। और भाजपा की जो राजनीति है उसका बंगाल में सीमा है एक, उस सीमा तक वो पहुंच चुके हैं, उसके आगे पेनिट्रेशन की बात है तो वो मुश्किल है। और अभी खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से अमर्त्य सेन के लिए कहा, जबकि अमर्त्य सेन ने क्या कहा था और अमर्त्य सेन किस स्टेचर के आदमी है, बंगाल में उनका क्या सम्मान है, तो ये तमाम चीजें हैं। और बंगाल का जो बुद्धिजीवी है ममता से इतनी नफरत करेगा कि वो फासिस्ट सरकारों को वोट दे देगा, लेकिन जो है कम्युनिस्ट को नहीं देगा या ममता बनर्जी को नहीं देगा। तो ये चीजें उसमें भी शिफ्ट आया है। तो ये चीजें भी जो है भाजपा के बहुत फेवर में नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर चुनौतीपूर्ण है। केरल में भी वही है, चाहे आप 11 जो है पुरस्कार बांट दे, केरल में आप पद्म पुरस्कार बांट दे और 3 सबसे हाईएस्ट भारत रत्न के बाद 3 जो हाईएस्ट ऑनर है वो आप केरल में दे रहे हो। उस भी एक सीपीआई के नेता को, सीपीएम के नेता को, और प्लस उसके बाद एक तो खैर केटी थॉमस को दिया जो कि आरएसएस का समर्थन और उसका तारीफ करते रहे। लेकिन जो पी शिवशंकर को पी नारायण ऐसे हैं और जो अच्युतानंद को दिया, तो ये तो आरएसएस के बहुत मुखर विरोधी रहे और आलोचना करते रहे, बल्कि उनपे आरोप लगाया कि इन्होंने हत्याएं करवाई हैं। 160 से ऊपर आरएसएस से जुड़े लोगों की हत्याओं का आरोप सीपीएम पे लगाते रहे हैं, तो उनके कैडर के लोगों की, उसके बावजूद भी दिया है। नटेश और एसएनडीपी के नेता को दिया है, ममूटी मुस्लिम है उनको दिया है। तो केरल को हर तरह से ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर, और जो क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स है उसको हिंदू से जोड़ करके ये चीजें। तो हालांकि इन्होंने उत्तरोत्तर प्रगति की है, 20 डबल डिजिट में आए हैं, 20% है आपका। एक जो है त्रिशूर का सीट भी इनके पास है, प्लस उसके बाद अभी त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में जो इनका रहा, वो सब, इन सब के बावजूद भी सीमा बनती है उनकी। उसके आगे क्या वो कर पाएंगे ये सवाल है। तो थोड़ी और मजबूत या थोड़ा और जो है कमजोर ये हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने की पोजीशन में या कांग्रेस की राजनीति को आप देखिए, कांग्रेस से जुड़े हुए किसी को नहीं दिया है। ये भी है जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये किस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो इन सब चीजों में भी दिखता है। तो ठीक, तमिलनाडु का भी सर ऐसे याद है। तमिलनाडु का मुद्दा क्या है, वो जो है मुख्य बात है कि एआईडीएमके और इनके बीच कितना समझौता होता है। ठीक है, इनका जो है साउथ केरल जो है उसकी तरफ में इनकी मजबूती है, यहाँ भी वो 10% पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। एआईडीएमके डीएमके दोनों एक विचारधारा की पार्टियां हैं, हिंदुत्व वाले विचारधारा की पार्टी नहीं है वो। तो कोएलिशन उनका होता है वो तमाम चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हिंदुत्व को लेकर के वहां पे राजनीति करेंगे तो वो राजनीति उनकी वहां पे चलेगी। तो उसके भी कई सारे, हालांकि इन्होंने चेंजेस उसके हिसाब से बहुत किए। अन्नामलाई को हटाया, उसके बदले जिसको लेकर के आए हैं वो ब्रिज बनाने के लिए लेकर आए हैं, ताकि एआईडीएमके से होने के कारण वो लोगों के साथ जो है वो एक ब्रिज बना सकें। तो ये तमाम इनके द्वारा कोशिशें बहुत हो रही हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुद्दे तमिलनाडु में अलग हैं, केरल में अलग हैं, बंगाल में अलग है। और राहुल गांधी का जो मनरेगा वाला इश्यू है वो एक पैन इंडिया है और ये लंबे समय तक इसको चलाए जाने की जरूरत है। बल्कि अभी यूजीसी वाला मसला है, इस पर बहुत स्पष्टता की जरूरत है। जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किया है इसने हमें चिंता में डाला है।
चाहे सपा जी के भी एक मुस्लिम नेता का जो बयान आया इसको लेकर के, तो सामाजिक न्याय की बात करने के साथ ये बिल्कुल अलग की बात है। तो ये यहाँ पर फिर ये जो है ना कंफ्यूजन दिखाता है। तो हम जैसे लोग जो हैं जो यहाँ पे बात कर रहे हैं और उस तरह के प्रबुद्ध मतदाता भी, ये कंफ्यूजन कैसे चलेगा? मतलब पॉलिटिक्स में आपको एक जो धारा है, जैसे जैसे दीपांकर ने सीधे एक लाइन ली है, उन्होंने सीधे एक लाइन ली है और स्पष्ट लाइन ली है। तो स्पष्ट लाइन कहाँ है यूजीसी वाले, जिसमें अगड़ों की राजनीति को साधने के जो उन्होंने छेड़ दिया है? ठीक है, वो अलग बात है, वो लोग तो मास्टर है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करना जानते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे। वो खराब भी बोलते हैं तो अभी जनता ऐसी है कि सबको अच्छा ही मान लेती है। अब यूजीसी वाले पे जनता जो है, वो जनता जो 16% 14% के करीब है, वो उनके अगेंस्ट में हुई है। इस राजनीति को ठीक साधने के लिए अपनी सामाजिक न्याय के टेक से समझौता करना, ये जी चिंता में डालने वाला है।